हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तो चलिए आज उसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। एक से एक आपका बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है और सारे के सारे क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट है। आप अगर शुरू से लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहते हैं और आप देखिएगा तो आपको ऑब्वियसली ये ट्रस्ट होगा कि हाँ वास्तव में इसी लेवल का ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है। तो चलिए आज जो आपके बीच हम लेक्चर लेके आए हैं वो आपका फिजिक्स का लेक्चर है, जो पॉलिटेक्निक के इस साल के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर बिना बात गमाए समय गमाए स्टार्ट किया जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है भाई, एक चीज़ बार बार याद दिलाते हैं, आप लोग को याद दिलाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो आपको पता होगा याद दिलाने के बाद ही याद आता है। ये दिमाग है, इंसान का मेमोरी है, ज़रूरी है रिमाइंड करना। तो चलिए रिमाइंड करवाते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पहले आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा आता था, अभी बिहार का एग्ज़ाम हो गया, झारखंड का एग्ज़ाम हो गया, उस समय कमेंट का कगार लग जाता था। आप लोग का कमेंट 5, 10, 15, 20 इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है? इससे काम नहीं चलेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और इस पर बहुत सारे लेक्चर अलग अलग बहुत चीज़ का आने वाला है। तो बिल्कुल धैर्य रख के और संयम के साथ पैसेंस रख के काम करेंगे, बहुत जल्दी अपने मुकाम पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो एक बार और याद दिलाते हैं कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक शेयर भी करते रहना है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो चुका है आपके इस सिलेबस का, और भी का तो कंटेंट अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे वो भी आपका बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है वो आप गौर से देखिएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही हमारे पास बहुत अच्छा है। क्या कहता है? एक निश्चित तार का प्रतिरोध R है, यानी एक कोई तार लिया गया है। बेटा क्या लिया गया है हमारे प्यारे बच्चों? एक तार लिया गया है, ठीक है? जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक तार लिया गया है जिसका प्रतिरोध जो है रेसिस्टेंस आपका R दिया गया है। एक वायर का रेसिस्टेंस R है। अब कहता है एक दूसरे तार का प्रतिरोध जो पहले तार के समान है, यानी पहला तार जैसा है बिल्कुल आपको दूसरा तार भी वैसा ही तार लिया गया है, ठीक है? जिसका प्रतिरोध हम जानने की कोशिश करेंगे। केवल जिसका व्यास पहले तार से दुगुना, यानी उसका जो व्यास था, कहने का मतलब जो हम वायर ले रहे थे, पहले वाला वायर आपका ऐसा वायर था, ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। तो इसका जो बेटा यहाँ पर रेडियस दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। ये जो आपका D है, ये आपका जो D है सो पहला वाला का है, और दूसरा वाला तार बिल्कुल पहले वाले के तरह ही है। लेकिन अंतर कहाँ से आ गया है कि उसका जो D था सो और नीचे वाला का जो D है सो दोनों में काफ़ी अंतर आ गया है। ये आपका ऊपर वाला का व्यास D था और नीचे वाला का व्यास आपका 2D हो गया, यानी तार के मोटाई को दुगुना कर दिया गया है। तार ये जितना मोटा पहला वाला तार था उसके कंपैरिजन में दूसरा वाला तार को क्या कर दिया गया है? 2 गुना मोटा कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब तार के मोटाई को बढ़ाते हैं, तार को मोटा कर दिया जाता है, यानी पहले इस ये था इतना मोटा तार था, अब इस तार के मोटाई को इतना बड़ा कर दिया गया, तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके अवरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को बेसिकली हम बहुत सारे चीज़ बता चुके हैं। तो R बराबर जो होता है वो फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, R बराबर रेसिस्टेंस बराबर रो L अपॉन A होता है, रो L अपॉन A होता है। जहां R आपका रेसिस्टेंस अवरोध होता है, रो आपका रेसिस्टिविटी जिसको विशिष्ट अवरोध कहा जाता है, और L आपका लेंथ ऑफ वायर होता है, और A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका
ए होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर आर तो आया नहीं, हम ये जानते हैं कि लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्या तार के मोटाई को भी बढ़ाने पर रेसिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है? पड़ता है, बिल्कुल। तार के मोटाई यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तार जब मोटा होगा तो रेसिस्टेंस आपका घट जाएगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है और आर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है 1/a या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए है, यानी मोटाई को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। अब यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है कि मोटाई कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा। तो पहला वाला का रेसिस्टेंस आपका ये दिया हुआ है आर, तो आर बराबर रो L/a मान लेते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको ये मानने से पहले हम कुछ और परिवर्तन इसमें हम कर ले, चाहे छोड़ो इसको रहने दो, यहाँ फ्रेश देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। तो दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो आर है वो आपका दिया हुआ है रो L/a दिया हुआ है, और ये आपका रो है, ये L है, और ए बराबर क्या है, तो ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये सर्कुलर है, तो ये आपका सर्कुलर पार्ट है, तो इसका एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। और अगला रेसिस्टेंस जो हम निकालने जा रहे हैं आर डैश भी क्या होगा, रो एल, और ए के जगह पर जब डायमीटर दुगुना हो जाएगा, व्यास दुगुना हो जाएगा, तो रेडियस भी दुगुना हो जाएगा, तो ये पाई हो जाएगा, और आर के जगह पर 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या आ गया, तो आ गया आपका रो L/4 पाई आर स्क्वायर आ गया, और ये 1/4 को बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या, तो रो L/a स्क्वायर, रो L/a स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर, रो L/पाई आर स्क्वायर आपका आ रहा है, तो रो L/पाई आर स्क्वायर को रहने दीजिए, तो ये क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यही चीज़ आपका क्या दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, तो क्या हो गया, R/4। तो कहने का मतलब ये है कि तार के मोटाई को अगर दुगुना कर दिया जाए, तार के मोटाई को अगर दुगुना कर दिया जाए, तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो 4 गुना घट जाएगा। तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका अवरोध उतना कम होगा, तार का लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका अवरोध उतना ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, R/4, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आपको समझ में आया। तो यहाँ से एक कंटेंट हमारे पास आता है, ये क्वेश्चन हल करना तो मेरे लिए कोई बहादुरी की बात थी नहीं, लेकिन यहाँ से जो कंटेंट जो ये कुछ सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है, जरा सा उस पर फोकस करेंगे। तरीका तो बिल्कुल आप जानते ही हैं कि सर एक एक चीज़ को इतना अच्छा तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। उम्मीद है जैसा बच्चा का रिस्पॉन्स है बताता है कि आपको दोबारा ये क्वेश्चन ऐसा कुछ भी आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य होता है। ये क्वेश्चन बताना बहादुरी नहीं है बेटा, क्वेश्चन बताना तो एक बहाना है, कॉन्सेप्ट को और थ्योरी को बिल्कुल क्लियर करके जाना है, ये हमारा फंसाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ समझाने वाले थे कि रेसिस्टेंस जो होगा वो आपको आर पर कैसे डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। तो रेसिस्टेंस आप अगर डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस आर, रेडियस को आप अगर दुगुना कर देते हैं तो रेसिस्टेंस, यानी आर अगर डबल हो जाएगा, आर को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो रेसिस्टेंस 1/4 गुना घट जाएगा, 1.4r हो जाएगा। आर को अगर ट्रिपल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, यानी मोटाई को 3 गुना कर दीजिएगा, तो रेसिस्टेंस बट क्या हो जाएगा, 1/9 गुना आपका घट जाएगा। आर को अगर 4 टाइम कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो रेसिस्टेंस 1/16 गुना घट जाएगा। तो ये उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आता है लेंथ से रेसिस्टेंस कैसे प्रभावित होता है, नहीं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया से कैसे प्रभावित होगा, रेडियस बदलने पर, तार की मोटाई बदलने पर रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तार का लंबाई बदलने पर रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उम्मीद है मैं ये आपसे एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, ठीक है, कि आप ऐसे क्वेश्चन को आप बिना कलम उठाए बना सकते हैं। तो फटाफट इसको प्रिंट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक चालक यानी कंडक्टर का प्रतिरोध जिस पर निर्भर नहीं करता है वह
है उसका, कहता है कि जिस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन चालक का ही है। अब चालक का प्रतिरोध उस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन चालक में वो चीज़ पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक उस पर यानी कंडक्टिविटी, किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन जिस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो उसमें पाया जाता है। तो रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, यानी C बराबर क्या होता है 1/R। रेसिस्टेंस आपका जितना कम होगा कंडक्टेंस बढ़ेगा, कब? जब रेसिस्टेंस घटेगा। अवरोध को घटाइएगा तो चालकता आपका बढ़ेगा। और अभी अभी हमने देखा है, क्या देखा है आपको ये पता होना चाहिए कि C बराबर 1/R होता है, तो R बराबर क्या हो जाता है ρL/A हो जाता है, ρL/A। यानी कहने का मतलब क्या है, अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ कास्ट क्षेत्रफल यानी आपका A को बढ़ाते हैं तो R आपका घटेगा। यानी क्या, A यहाँ पर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और जब ये बढ़ेगा ये घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इट मीन्स क्या, इस पर डिपेंड कर रहा है, कहता है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला एक ऑप्शन हमने दिखा दिया जिस पर निर्भर कर रहा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कहता है लंबाई, तो यहाँ से पता चल रहा है कि लंबाई को जब हम बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, तो कंडक्टेंस हमारा घट जाएगा। लंबाई बढ़ाएंगे अवरोध बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस घट जाएगा, यानी इस पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता रो का भी दिया हुआ है कि रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रो को बढ़ाते हैं स्पेशल रेसिस्टेंस को, तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, कंडक्टेंस हमारा घट जाता है, यानी इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों का कंडीशन तो हम एक एक करके तोड़ के दिखा दिए। कंडक्टेंस 1/R होता है, रेसिस्टेंस के बराबर होता है, यानी कंडक्टेंस बढ़ेगा कब, जब रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस यहाँ दिखा दिए। रेसिस्टेंस इससे R को कंपेयर किए कि A बढ़ रहा था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ लंबाई बढ़ेगा तार का, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस घट जाएगा। आपका रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता बढ़ेगा, अवरोध भी बढ़ जाएगा, तो चालक तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तीन चीज़ पर निर्भर कर रहा था, इसमें एक चीज़ नहीं आ रहा है, किस पर निर्भर नहीं करेगा, मास पर। लेकिन तार का बेटा मास होता है, तार का कुछ न कुछ मास द्रव्यमान होता है, लेकिन उस पर वो निर्भर नहीं करता है। बाद बाकी किस किस पर कर रहा था, तो ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आज के बाद अगर रेसिस्टेंस छोड़ के दूसरा कोई भी टर्म में ये क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं बिना कलम उठाए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल आपका दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका दिया हुआ है। ई का मान, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF या इसी को हम लोग ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल आपका 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पर ये ओम लिखा गया है, थोड़ा शॉर्ट है। अब कहता है कि ये आपका क्या है, का एक सेल का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस आपका ये दिया गया है। अब कहता है कि इससे आपका 0.1 एम्पियर का करंट, यहाँ पर 0.1 एम्पियर का धारा भेजा जा रहा है इतना। तो पूछ रहा है कि आंतरिक अवरोध जो होगा सेल का वो क्या होगा। इस सेल का आंतरिक अवरोध क्या होगा, तो मान लेंगे कि सेल का आंतरिक अवरोध जो होगा, आंतरिक अवरोध आपका कितना है, आंतरिक अवरोध मान लेंगे स्मॉल r। अवरोध है, आंतरिक रेसिस्टेंस को डिपेंड करते हैं r से, तो आंतरिक अवरोध को हम क्या मान लिए, स्मॉल r मान लिए। तो सेल का अवरोध कितना हो गया, सेल का अवरोध जो हो गया वो आपका कितना हो गया, तो रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का रेसिस्टेंस अब कितना हो गया, तो पहले जो रेसिस्टेंस हमारे पास था वो 10 ओम था, अब क्या हो गया, इंटरनल R है, तो टोटल कितना हो गया, 10 + R ओम आपका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E जो आपका दिया हुआ है 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और करंट आपका कितना दिया हुआ है, तो I बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 0.1 एम्पियर आपको दिया हुआ है, यही निकालना है। तो हमारे पास हम जानते क्या है, तो I बराबर E/R होता है, I बराबर E/R होता है। ठीक है, तो I आपको पता है, आपको क्या सब पता है, तो करंट कितना दिया हुआ है, तो 0.1 एम्पियर करंट दिया हुआ है। E आपको पता है 1.1 वोल्ट आपका E दिया हुआ है। R आपका कितना है, तो 10 +
आर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो आपका इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, तो 0.1 इंटू 10 प्लस आर हो गया इज इक्वल्स टू 1.1 हो जाएगा। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 0.1 आर हो गया इज इक्वल्स टू 1.1 हो गया। अब यहाँ से क्या 0.1 आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1.1 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, तो ऊपर लिख देते हैं, तो आर बराबर ये 0.1 और नीचे में भी 0.1 कट के कितना आ गया 1 ओम आ गया। तो अब इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस था वो कितना के बराबर था, तो 1 ओम के बराबर था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन के हैं। आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ध्वनि का लिया है, लाइट का लिया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब है, देखिएगा ध्यान से। ये आपको रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है बेटा, जो बार बार रिपीट करता है वैसा क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, जो कंटिन्यू रिपीटेशन में है, अभी तक उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। एक चीज़ और बता दें, यूपी पॉलिटेक्निक वाले जितने भी बच्चे हैं उसका शायद डेट का घोषणा हो चुका है। आपको 26 से लेके 1 अगस्त के बीच आपका पेपर होगा। 26 से लेके 1 अगस्त के बीच आपका पेपर होगा। आप लोग का किस श्रेणी में है, किस में फॉर्म भरे हैं, डाउनलोड आपका जो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो तरीका आप देख चुके होंगे नेट पर या गूगल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 2-3 स्टेप उठाने होंगे। पहले तो आपको आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, उसके बाद आप जिस बेसिस पर फॉर्म को भरे हैं उसके मार्कशीट को अपलोड करना होगा। और तीसरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें दे दिया है कि कॉलेज और ट्रेड का काउंसलिंग की तरह जो पहले काउंसलिंग में होता था उसको अभी ही डिमांड कर रहा है कि आप अपने जो यूपी में 70-71 लगभग ट्रेड, आपको यूपी में 71 ट्रेड्स जो है अपने यहाँ यूपी में 71 ट्रेड्स जो है वो आपको पढ़ाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के 71 को कोर्स आपको पॉलिटेक्निक में अवेलेबल है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद आपका सिविल हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, टाइल्स हो गया, माइनिंग हो गया। ऐसे आपके 71 कोर्सेज जो है ट्रेड्स आपके अवेलेबल हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं, तो कॉलेज का नाम और ट्रेड दोनों आपको डाल देना है। उम्मीद है कि 16-15 के बाद या 16 तारीख से आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप उससे पहले इसको, उसके बाद यानी जैसे ही वो साइट खुलेगा 16 तारीख को, तो ये सब अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो ये सब दिमाग में रखना है, इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। और प्रिपरेशन जैसे हम करवा रहे हैं बिल्कुल करते रहो। दुनिया क्या कहती है उससे कोई मतलब नहीं। ये कहावत नहीं, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार। रिजल्ट बेहतर होगा यहीं से होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग को ये लगता होगा पॉलिटेक्निक हमारे लिए बहुत बच्चा है, बहुत बच्चा है, चुज्जा टाइप का है। आप लोग को ये उम्मीद अलग अलग देखते होंगे, बहुत सारे फैकल्टी पढ़ाते हैं। जब बाद में क्वालिफिकेशन जानिएगा कि सर क्या कर रहे थे और क्या पढ़ा रहे थे, जब हायर लेवल का देखिएगा हमको पढ़ाते हुए, तब आपके समझ में आएगा कि ओहो बहुत गोल्डन चीज़ हमने लूज कर दिया। जो बच्चे हम पर ट्रस्ट किए, जो बच्चा पढ़ा झारखंड वाला उससे मिलो, कमेंट आपको हम दिखा चुके हैं। जो बच्चे बिहार के पढ़े हैं उनसे मिलिए, उसका भी कमेंट हम आपको दिखा चुके हैं। मैंने इससे पहले भी रेयर केस जो ऑफलाइन सेक्शन में बहुत सारे बच्चे आते थे उसको पढ़ाए हैं, उस सब का रिजल्ट 52 अंदर कितना आपके सामने भी हमने दिखाया है। रिजल्ट आप में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे थे जिसका 20, 25, 22, 30, 75, 60, 70 ऐसे रैंक, स्टेट लेवल का रैंक लेके आया है। अच्छा से अच्छा कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्नलिखित मात्राओं में से एक वह जो गुण में सदिश है विद्युत। अब कहता है कि आपको इसमें 4 मात्राएं दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन आपका सदिश है, कौन आपका सदिश है। तो सदिश कौन है, तो सदिश यानी क्या, वेक्टर है। तो वेक्टर जैसा गुण रखने वाला कौन है, इसमें वेक्टर कोई है नहीं, लेकिन वेक्टर जैसा गुण कौन रखता है, यानी वेक्टर जो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सदिश जिसके पास, सदिश का मतलब ही होता है दिशा सहित। सदिश का मतलब ही होता है दिशा सहित। क्या होता है, दिशा सहित। दिशा सहित मतलब क्या, जिसमें दिशा हो, जिसमें क्या हो,
दिशा हो उसी को सदिश कहा जाता है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा दोनों चीज होता है उसी को सदिश कहा जाता है। एक होता है अदिश, अदिश का मतलब होता है दिशा विहीन, जिसके पास दिशा न हो। परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो कहता है कि निम्नलिखित मात्राओं में एक वह जो गुण में सदिश है, यानी जिसका प्रॉपर्टी जो है वो सदिश से मिलता जुलता है, वो क्या है? तो विद्युत, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आवेश चार्ज, यहाँ पर क्या दिया है? वो आपका इलेक्ट्रिकल आवेश है। तो वैद्युत आवेश हो गया, वैद्युत वहाँ लिख दिया है, यहाँ पर आवेश हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, वैद्युत ऊर्जा हो गया। वैद्युत इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, विभवांतर दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। और चौथा आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक यहाँ लिख दिया है, सब चार चीज। तो अब आपका आवेश जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है? नहीं, किसी भी कीमत पर आवेश वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ऊर्जा भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। आपका विभवांतर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट में दो चीज होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट का मतलब जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो आखिर एक दिशा में होगा ना, सीधा। किसके तरह? डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो किसी एक डायरेक्शन में पार्टिकुलर होगा, तो वहां पर भी दिशा आपको दिखाई दे रहा है। और करंट है तो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा, 0.1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, कुछ भी मात्रा होगा। तो परिणाम भी है, डायरेक्शन भी है। एक आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसको एसी करंट बोलते हैं, और डीसी करंट। तो एसी करंट क्या होता है? जिसका डायरेक्शन अल्टरनेटिंग करंट का बार बार चेंज करते रहता है, तो दिशा भी चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी उसके पास है। तो लगभग गुण किसके जैसा है? तो वैद्युत धारा आपका सदिश जैसा गुण रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक कार स्थिर अवस्था से प्रारंभ, स्थिर अवस्था में है, यानी जो कार है बिल्कुल रुका हुआ है। इस मीन्स क्या? इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इसमें कहा जा रहा है कि एक कार स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, यानी स्थिर अवस्था में आपका एक कार है तो उसका शुरुआती वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब कहता है कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नियत त्वरण से, यानी जिसका एक्सेलरेशन आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसके नियत त्वरण से आपको चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो कहता है कि दूसरे सेकेंड में चली दूरी क्या होगा? तार के द्वारा जो दूसरा सेकंड में दूरी तय किया जाएगा, तो एक्सलेटर ऐंठेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, 0 पर गाड़ी है, एक्सलेटर को ऐंठिएगा तो स्पीड उसका बढ़ेगा, एक्सेलरेट कीजिएगा तो स्पीड उसका क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा स्पीड तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी आएगा उसका। तो तार ए दिया हुआ है, अब हमको दूरी पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूला एक आपका t बराबर 4 सेकेंड में निकाल लेते हैं कि 4 सेकेंड, 2 सेकेंड में दूरी कितना तय करेगा? तो t बराबर 2 सेकेंड। तो कहता है 2 सेकेंड में तार के द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है। तो डिस्टेंस आपका s है तो 0 गुने t बराबर 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 6 और 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ये तो 0 हो गया। अब ये 2 तिहाई 6 हो गया और 3 चौक 12, 12 मीटर, यानी 2 सेकेंड में तार कितना दूर, कार कितना दूरी तय करेगा? तो 2 सेकंड में 12 मीटर दूरी कार तय कर लेगा। 2 सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा? तो 2 सेकंड में कार के द्वारा तय की गई दूरी आपका 12 मीटर हो जाएगा। अब 1 सेकंड में t बराबर 1 सेकंड अगर लेते हैं तो इसमें कार कितना दूरी तय करेगा? तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही फार्मूला लगाएंगे। तो u आपका 0 है, टाइम आपका 1 सेकंड होगा, 1/2, एक्सेलरेशन वही है जो 6 था, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 तिहाई 6, यानी कितना? तो 3 मीटर दूरी तय करेगा। तो दूसरा, पहला सेकंड में 3 मीटर, 3 मीटर, यानी पहला सेकंड में 3 मीटर और 2 सेकंड में तार 12 मीटर, यानी दूसरा सेकंड में 9 मीटर तय किया होगा। तो कार के द्वारा दूसरा सेकंड में तय की गई दूरी जो होगा वो कितना होगा? 12 - 3 बराबर कितना? 9 मीटर दूरी, यानी पहला सेकंड में कार
3 मीटर तय किया और 2 सेकेंड में कार 12 मीटर तय किया। इसका मतलब है कि पहला में 3 मीटर तय कर रहा और 2 सेकेंड मिला के 2 सेकेंड में कितना 12 मीटर पर चला गया। इसका मतलब 3 मीटर के बाद जो 9 मीटर दूरी तय किया गया होगा कार के द्वारा वो आपको सेकेंड यानी दूसरा सेकेंड में तय किया गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ऐसे और भी पूछ सकते थे कि तीसरा सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 3 मीटर का निकाल लेगा, तीसरा मीटर का निकाल लेगा, 2 मीटर का 12 पता है और तीसरा का अगर पूछता इसी में कि दूसरे सेकंड के जगह पर मान लो कि दे देता तीसरे सेकंड में कितना, तो यहाँ पर निकाल लेते। एस बराबर क्या होगा 0 प्लस 1/2 गुने 6 गुने 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता 2 तिहाई 6, 3 आता 3 तिया 9 तिया 27 मीटर हो जाता है। इसका मतलब तीसरा सेकेंड में जो दूरी तय करता वो कितना करता 15, 27 में से 12 को घटा देते तो 15 मीटर तय करता है। यानी एक्सेलरेट हो रहा है, प्रत्येक मिनट जो है वो आपका बढ़ते जा रहा है, उसका दूरी जो है स्पीड बढ़ते जा रहा है तो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये तो हम एडिशनल आपको बता दिए हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इसकी आपको आवश्यकता अभी नहीं थी, लेकिन कुछ भी पूछेगा तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, कहानी सुना होगा, कहावत भी जानता होगा। देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, इसे बार बार कहते हैं कि जो क्वेश्चन छोटा होता है ना बहुत डेंजरस होता है। कभी भी बड़ा सा घाव कैंसर का रूप नहीं लिया है, हमेशा फुंसी और छोटा सा घाव ही कैंसर बना है, ठीक है। और एक चीज़ और गाँव में कहावत सुना होगा, देखने में जो नाटा होता है ना, जो उसको गिरह गिरह में अक्किल होता है, नहीं जो नाटा होता है ना, नाट आदमी का आंट नहीं लगाया जा सकता। आंट लगाने में उसके विषय में अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैं किसी पार्टिकुलर के विषय में, ये क्वेश्चन के विषय में करें कि क्वेश्चन अगर छोटा है तो बहुत डेंजरस है, क्वेश्चन अगर बड़ा है तो बहुत आसान है। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में सारे चीज समझा के आपको दे दिए जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होता है। बस क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है वो दे दिया, बाद बाकी विलुप्त है, सब चीज दिमाग से निकालना होता है। अब कहता है कि 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है। यानी कहता है कि अगर 1 न्यूटन भार, क्या कहता है 1 न्यूटन वेट के कारण जो गतिज ऊर्जा, किसी चीज पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया, 1 न्यूटन का भार अगर डाला जाता है तो उसके कारण जो उसका काइनेटिक एनर्जी आता है वो 1 जूल आता है। तो बताना है कि उसका चाल क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो आपको पहले क्या दिया है, तो वेट आपका दिया गया है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन आपका वेट दिया गया क्वेश्चन। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है, F को ही W बोलते हैं। तो mg बराबर कितना दिया हुआ है 1 न्यूटन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से m आपका क्या हो जाएगा, तो 1/g हो जाएगा। तो 1/g बराबर क्या 1/9.8 हो जाएगा। इतना आपका मास किस में आ जाएगा, kg में आ जाएगा। तो हमको क्या निकल गया, मास निकल गया। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। और ये आपको कितना दिया हुआ है, तो 1 जूल ऑलरेडी दे दिया गया है। तो 1/2 और मास कितना आ गया, तो 1/9.8 और v² बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ से वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा √2 × 9.8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 इतना आ जाएगा। इसको लगभग आप सॉल्व कीजिएगा तो 4.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा 1 न्यूटन के कारण वो कितना हो जाएगा, तो 4.4 मीटर पर सेकेंड के करीब उसका वेलोसिटी हो जाएगा। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अभी तक बेटा सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। आगे थ्योरी का भी क्वेश्चन दिए हैं, कॉन्सेप्ट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब इसमें लाए हैं। आप कंटिन्यू देखते तो रहिए, एक से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन दे के आएगा तो याद करेगा कि शारदा वाला जो कहा था बिल्कुल परफेक्ट कह रहा था। और जितना जिसको बोलना है बोल ले, कोई मतलब नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है। अपना मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकता है, वो भी बोल सकता है। लेकिन जो सच्चाई होता है वो एक समय सामने आ ही जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, किसी स्थान की हवा का ताप आपका
हवा का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कोई स्थान है, किसी जगह पर हवा का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ आपेक्षिक आर्द्रता 60% है। यानी आपेक्षिक आर्द्रता कितना दिया हुआ है उसको लिखते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता जो है, आर्द्रता आपका 60% यानी 60/100 यानी क्या 0.6 आपको दिया गया। आपेक्षिक आर्द्रता आपका ये दिया हुआ है। आर्द्रता क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, नहीं ह्यूमिडिटी जिसको कहा जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो जल की मात्रा उपस्थित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। ये आपका दिया हुआ है। कहता है कि इस ताप पर, किस ताप पर, 20 डिग्री, इस ताप पर हवा के प्रति मीटर क्यूब में वर्तमान वाष्प का दाब की गणना करें जब इस ताप पर प्रति मीटर क्यूब, कितना, प्रति मीटर क्यूब, यहाँ भी दिया हुआ है, ये मीटर ऊपर था, प्रति मीटर क्यूब हवा में 10 ग्राम। तो इसका मतलब क्या, 100% में प्रति मीटर क्यूब में उपस्थित वाष्प का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। यानी कहता है कि 100% में प्रति मीटर क्यूब में उपस्थित वाष्प का जो द्रव्यमान है, यानी कहता है कि 100% यानी टोटल का टोटल जो एयर आपका लिया गया 100%, उसमें प्रत्येक मीटर क्यूब में कितना हवा में कितना जल उपस्थित है, कितना वेपर उपस्थित है, तो वो आपको दिया गया है 10 ग्राम। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम से अधिक वाष्प नहीं समा सकता है, यानी मैक्सिमम आपको 10 ग्राम होगा। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपको इस क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है, तापमान की गणना करें। तो कहता है कि हवा में प्रति मीटर क्यूब में वर्तमान वाष्प के द्रव्यमान की गणना करें। तो वर्तमान वाष्प के द्रव्यमान की गणना करें तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। वाष्प की आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट लगा दो। क्या हुआ, 100% आर्द्रता। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। आपेक्षिक आर्द्रता बराबर, ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता बराबर आपका कितना में, तो प्रति मीटर क्यूब में उपस्थित वाष्प का जो पूछ रहा है द्रव्यमान, मान लेते हैं कितना है, m है, मान लेते हैं ये m, अब बटा आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है 100% आर्द्रता में प्रति मीटर क्यूब में उपस्थित वाष्प का द्रव्यमान, ये हो गया। यानी आपेक्षिक आर्द्रता, तो प्रति मीटर क्यूब में जो ओरिजिनल मास आपका कितना है, तो m, और उसमें जो उपस्थित है 100% आर्द्रता में कितना, वो। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर दो। अब सारे वैल्यू आपके पास पता है। आपेक्षिक आर्द्रता आपको 0.6 दिया गया था, और ऊपर वाला निकालना है तो इसको हमने m मान लिया है, और नीचे वाला कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10 ग्राम दिया हुआ है। तो 10 ग्राम है तो यहाँ से m नहीं निकल जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 गुने 10 ग्राम, ये डेसिमल उड़ा दो, ये शून्य आ जाएगा, उड़ जाएगा, 6 ग्राम। यानी कितना होगा, तो 6 ग्राम आपका उपस्थित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखने में छोटा था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। डाटा बहुत लंबा दिया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन उतने ही आसान हो गए हमारे लिए बनाना। तो ये भी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन था। क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या कहता है, प्रकाश के रंग के संगत ध्वनि की गुणता है। प्रकाश के रंग के संगत ध्वनि की गुणता है। प्रकाश के रंग के संगत यानी क्या कहता है, प्रकाश का जो कलर होता है उसके संगत ध्वनि की भी गुणता परखा जा सकता है। तो प्रकाश के रंग के संगत ध्वनि का, तो ध्वनि में बेटा क्या होता है, तो ध्वनि में आपका एम्पलीट्यूड होता है, पिच होता है, रेजोनेंस होता है, वेवलेंथ होता है। तो प्रकाश के रंग के संगत जो ध्वनि की गुणता है वो आपको किससे पता चलता है, तो पिच से पता चलता है। किससे पता चलता है, पिच, जिसको सुर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुर बोलते हैं। जब तानसेन और ये सब गाता था तो जानते होंगे आप लोग कि ऐसे गाता था कि उसके गाने से वर्षा बरसने लगती थी, नहीं पेड़ पौधा झूमने नाचने लगते थे, नदी पोखर में ज्वार आ जाता था या स्थिर हो जाता था, इतना उमंग आ जाता था। तो वो सब आपको, तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश के रंग के संगत ध्वनि की गुणता। प्रकाश के रंग, जो लाइट है उसका रंग जो है वो ध्वनि के संगत काम करता है, किस पर, तो पिच पर, सुर पर। ठीक है, डायमेंशन एम्पलीट्यूड पर नहीं, रेजोनेंस अनुनाद पर नहीं, तरंग दैर्घ्य पर नहीं काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए क्या कहता है, प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है, यानी वेवलेंथ किसका कम है। पूछ रहा है कि किसका वेवलेंथ कम होगा। तो आपका ये कौन सा कलर है, तो लाल कलर है। ये कौन सा कलर है, तो येलो कलर है। और ये कौन सा कलर है, तो ब्लू कलर है, नीला है। और ये कौन सा कलर है, तो ग्रीन कलर है। ये कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। तो आपको तो पता ही है कि अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ जो है वाइट लाइट या सनलाइट जो होता है, यहाँ से ये वाइट लाइट श्वेत प्रकाश ले लो, ठीक है, या सूरज का प्रकाश ले लो या सनलाइट ले लो, ठीक है। जब इसको हम सनलाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 कलर में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, 7 कलर में ये विभक्त हो जाता है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, VIBGYOR, ठीक है, विग्योर। तब पूछ रहा है कि किसका न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, तो वायलेट कलर का। इसमें तो वायलेट है नहीं, इंडिगो है नहीं, तो उसके बाद इसमें क्या होगा, तो ब्लू कलर। कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर। किसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो ब्लू कलर का होगा। किसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो ब्लू कलर का होगा। आया समझ में। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ था वायलेट और इंडिगो, अगर वो देता तो हम उसी को टिक करते। ठीक है, ले रेड वाला का जो होगा अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी वास्तविक प्रतिबिंब। तो बेटा आपको हमने बताया था, आप लोग को याद होगा, खूब पढ़ाएं, प्रकाश आप लोग को खूब पढ़ाएं। तो रियल इमेज किसको कहा जाता है, वैसा इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहा जाता है, वैसा प्रतिबिंब जो कहाँ बनता है, जो आपका स्क्रीन पर बनता है। जो स्क्रीन पर इमेज बनता है वो आपको वास्तविक होते हैं। इन्वर्टेड उल्टा किसको कहा जाता है, जो स्क्रीन पर नहीं बनता है। जैसे हम चलते हैं और जैसे हम अभी आपके सामने चल रहे हैं तो प्रकाश ऊपर से पड़ रहा है तो नीचे हमारा इधर इमेज बनेगा। आप बाहर निकलते हैं तो इमेज बनता है, आप आईना के सामने खड़े होते हैं तो वो इमेज बनता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर में दिखाई देता है, वो इमेज बनता है, आप सैलून में जाते हैं तो आपको तरह तरह के इमेज दिखाई देते हैं ऊपर लगातार। तो ये सारे के सारे जो इमेज होते हैं ये आपको रियल इमेज नहीं होते हैं। वैसा प्रकाश आपका रियल इमेज किसको कहा जाता है, रियल इमेज का कहानी पूछ रहा है, टोटल रियल इमेज। सभी रियल इमेज जो होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वही आपको पूछा जा रहा है। लेकिन आपके सामने आप जो मोबाइल पर हमको देख रहे हैं, जहां पर हम आपको पढ़ाते हुए नजर आ रहा है, आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, आपके पैनल पर, स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं हम, तो ये वास्तविक चीज़ है। आप सिनेमा देखने जाते हैं तो पर्दा पर जो दिखाई देता है वो आप टीवी, यूट्यूब, ये सब चैनल पर कुछ भी कहीं देखते हैं तो ये स्क्रीन पर ओरिजिनल इमेज बना हुआ है। ओरिजिनल इमेज बना हुआ है इसलिए तो सामने कैमरा लगा हुआ है जो कैप्चर करके ओरिजिनल चीज को आपको दिखा रहा है। तो ये आपका तो ओरिजिनल इमेज यानी रियल इमेज आपको कहाँ बनेगा, तो रियल इमेज हमेशा पर्दा पर प्रतीत होगा। उसके लिए रियल इमेज को दिखाने के लिए स्क्रीन की आवश्यकता होती है, पर्दा की आवश्यकता होती है। और वर्चुअल इमेज जो होगा, जो रियल नहीं होगा, वर्चुअल इमेज होगा, उसके लिए आपको पर्दा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तब वह मात्रा जो परिवर्तित
अपरिवर्तित रहती है, यानी जब साउंड को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजारा जाएगा, साउंड को क्या किया जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारा जाएगा, तो साउंड में होता क्या सब है, तो एक आपका दिया हुआ है डायरेक्शन, आपको क्या सब कहता है कि जो परिवर्तित नहीं होता, एक आपका दिशा दिया हुआ है, दूसरा आपका आवृत्ति दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी किसका, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है सो, तीसरा आपका दिया हुआ है वेवलेंथ, तीसरा आपका क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, और चौथा आपका क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, चौथा आपका क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। ये चार चीज़ दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि को जब गुजारा जाता है, साउंड को जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गुजारा जाता है, तो आपको किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बेटा ध्यान से सुनो, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका दिशा परिवर्तित हो जाएगा, आराम से दिशा पर। आप जब बोलते हैं तो आपको यह एहसास होना चाहिए सामने दीवार है या कुछ भी है तो बाहर आवाज़ नहीं जाता है, जहां आपको, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम का ध्वनि का गमन एक जगह से दूसरे जगह नहीं हो पाएगा, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मटेरियल मीडियम की, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। पूछ रहा है कौन चेंज नहीं करेगा, उसके बाद कहता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी चेंज कर जाता है साउंड का। अभी बताएं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो भी उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, तो ये भी चेंज करेगा। और तीसरा आपका स्पीड भी चेंज कर जाता है, अलग अलग मीडियम में साउंड का स्पीड अलग अलग होता है। हवा में रेयरर, हवा जो आपका मीडियम है रेयरर होता है, ऑपिक जो होता है वैक्यूम जहां होगा वहां साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, हवा में धीरे धीरे करेगा जो 344 से 348 मीटर पर सेकंड होगा, वाटर में उससे ज़्यादा होगा, वाटर में लगभग 1200 से 1400 के करीब होगा, आयरन में आप चले जाएगा तो 2600 के करीब, 2600 कहते 5400 के करीब हो जाता है। तो आपको इससे पहले भी हम एग्जांपल दिए थे कि ट्रेन जब हॉर्न देगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन जिस पटरी पर वो आएगा 5 किलोमीटर पहले कान लगाइएगा, ऐसे करना नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ लगाइएगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगा कि इस पटरी पर ट्रेन आ रहा है। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग ध्वनि का चाल होता है, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है, चाल भी चेंज कर रहा है। चेंज क्या नहीं करेगा, तो साउंड का बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, आवृत्ति आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाएंगे फिर भी साउंड के आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आगे हमारे पास क्या है, कहता है एक आपका अभिसारी लेंस दिया गया है जिसका फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जो फोकस दूरी दिया गया है ना, तो फोकस दूरी से दूर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा उल्टा बनेगा। फोकस दूरी से दूर जब बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा वो जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँ तो जरा आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका मिरर है, ये आपका ध्रुव पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, ठीक है। आज जब इसके अंदर ले लीजिएगा तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम सी पर लेते हैं, तो ये ऐसे गया और यहाँ से ऐसे करके पास किया, दूसरा ऐसे ले जाइएगा, यहाँ से ऐसे करके पास करेगा, बिल्कुल आपको जहाँ दिया हुआ था जस्ट इसके जितना ऊपर होगा, जो ये एच होगा वही एच यहाँ बनेगा सेम साइज का। और क्या बनेगा, ये ऊपर की ओर था और ये आपको दिखाई दे रहा होगा हम कहाँ लिए हैं, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम इसको नीचे की ओर लिए हैं, कहाँ, नीचे की ओर। तो फोकस, आप फोकस के अंदर, फोकस के कह रहा है पीछे बनेगा, फोकस के अंदर जब ले जाइएगा तो वो सीधा बन जाएगा और उल्टा पीछे चला जाएगा। तो वो इमेज कब बनेगा, जब फोकस के अंदर कोई वस्तु को ऐसे हम लेंगे तो उसका इमेज जब खींचेंगे, यहाँ कोई वस्तु लेंगे तो ये ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे एक फोकस से जाएगा और यहाँ से एक ऐसे आएगा तो यही से चला जाएगा। और इसका इमेज जब आप देखिएगा तो ये आपको प्रतीत होगा कहाँ, तो ये आपको सीधा बनेगा और यहाँ दिखाई देगा, बड़ा बनेगा और सीधा, जैसे ये सीधा था ऐसे तो ये भी सीधा बनेगा। तो पूछ रहा था कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी से दूर एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा, इससे फोकस से इधर जो भी बनेगा ना सब नीचे की ओर उल्टा बनता है, ठीक है। यही क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे आपको दिक्कत है तो आप जाइए, इसमें लाइट का वीडियो मैंने बहुत डाला, लाइट का बहुत लगभग कंटेंट आपको लाइट का डाल दिए है, वहाँ जाके आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, एक आपका अवतल दर्पण
सीधा प्रतिबिंब तब बनाएगा जब वस्तु की दूरी, यानी कोई अवतल दर्पण है उसके विषय में कह रहा है कि वो सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, तो वो सीधा प्रतिबिंब बेटा तब बनाएगा जब उसका दूरी जो होगा, यानी जब वस्तु की दूरी f से कम होगा। f से अभी बताया है, उल्टा f से बाहर जाएगा तो उल्टा ही होगा। देखो यहाँ पर दिखाते हैं, f के अंदर, यानी f से अंदर डाले हैं तब कहाँ बनाया है, सीधा बनाया है ना। ये भी ऊपर की ओर ऐसे था और ये भी ऊपर की ओर, बड़ा बनाया है अलग मैटर है, लेकिन सीधा कब बनाया है, जब f के अंदर लाया गया। कहाँ लाया गया है, f के अंदर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। f से कम जब होगा, f से कम जब होगा तब आपका f के समान जब होगा तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा, और उल्टा हो जाएगा f और 2f के बीच अगर होगा, f और 2f के बीच होगा तो f और 2f के बीच ही बनेगा, और 2f से अगर अधिक होगा तो f और 2f के बीच, यानी f 2f से बाहर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकेंड लोलक का दोलन काल जो होता है, सेकेंड लोलक का दोलन काल बेटा 2 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड होता है। व्यक्ति विशेष ज़्यादा हमको इसमें जानना नहीं है, इसलिए हम इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सेकेंड लोलक जो होगा उसका दोलन काल क्या होगा, 2 सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक 2 आवेश प्रारंभ में 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी एक आपका पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, एक आपका पॉजिटिव क्यू है और एक आपका निगेटिव क्यू है। दोनों अलग अलग आवेश दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। प्रारंभ में इसके बीच का दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बीच जो बेटा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो एफ ही लगेगा, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 का मैग्नीट्यूड गुने Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच का रेशियो r²। तो यहाँ से आपका ये पता चला कि Fe जो आपका आया या F जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के। F किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r² से। तो यहाँ से जो F आपको आएगा वो आपको किसके बराबर आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया, ठीक है। अब कहता है कि और उन्हें तब तक दूर किया जाता है जब तक कि उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर नहीं कर दिया जाए। अब इसके बीच के दूरी को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। तो चलिए, जब ये बढ़ा रहा है तो हमको भी बढ़ाना मजबूरी है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच के दूरी को, चार्ज आपका ये प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, और दोनों के बीच के दूरी को 6 सेंटीमीटर कर दिए। तो यहाँ जो एफ डैश नया वाला आएगा वो 1/6 का स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे, यहाँ से 6 के स्क्वायर के, यहाँ से 6 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एफ और एफ डैश के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तब इसको मान लीजिए। तो यहाँ से और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश बट्टा एफ बराबर क्या हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, हो जा 6 सेंटीमीटर दूरी नहीं हो जाता, उनके बीच अब बल घटकर कितना रह जाएगा। अब बल जो है घटकर वो कितना रह जाएगा, तो दोनों के बीच का बल निकालना था। तो एफ डैश बट्टा एफ कर दिए तो 1/6 का स्क्वायर 36, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा। 4 नमा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो एफ डैश जो हो जाएगा वो एफ बट्टा 9, यानी 9 गुना घट जाएगा। क्या हो जाएगा, अब बल जो है जब दूरी को बढ़ाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कि आर हमारा बढ़ेगा तो आपका एफ जो है वो घटेगा। आर को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफ हमारा क्या करेगा, घटने का काम करेगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। नो डाउट कि क्वेश्चन आपका गड़बड़ था, ठीक है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल गड़बड़ नहीं था। तो चलिए, इसके साथ ही आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत सा जो फिजिक्स का लेक्चर था वो आपका लास्ट हो गया। एक चीज़ मैं और रिमाइंड करवा दूं आप लोग को कि आप लोग जो है सो जो बच्चे या आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहपाठी हैं, क्लास 7 से लेके 12 तक के बच्चे किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हो, वो शारदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से
बेनिफिट ले सकते हैं। 7 to 12 सबका कंपाउंड सबका जो है कंटेंट आपको चैप्टर वाइज एक एक करके आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जो अर्जेंट की चीज़ है, जैसे अभी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस तरह से आपको प्रिपरेशन करवाते हैं तो उधर डेविएशन टीचर्स का हो जाता है, उधर फैकल्टी डेविएट कर जाते हैं। जो बच्चे अर्जेंट आवश्यकता है इसीलिए उनका कंटेंट उनको अभी नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन आपको आपके समय से पहले सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जो बच्चे 1000 सब्सक्रिप्शन के बीच हमारे पास आएंगे और कमेंट करके बता देंगे, आगे भी जो आपका सब्सक्रिप्शन शारदा क्लासेस के द्वारा दिया जाएगा वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत उठाना है और फट से मार देना है सब्सक्रिप्शन बटन पर। लाइक और कमेंट करना भूलना नहीं है। अब आप लोग एंजॉय कीजिए, इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। कहीं कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट वहां पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। उससे भी वाइटल प्रॉब्लम है, वहां जाने के बाद आपको लगता है कि कमेंट, वैसे कमेंट आप कीजिएगा तो क्विक रिस्पॉन्स आपको लिया जाएगा। नो डाउट लिया ही जाता है, लिया जाते रहा है तो क्विक रिस्पॉन्स लिया जाएगा। नहीं लिया जाता है तो आप देख रहे होंगे कि नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे में आपका मोबाइल नंबर भी अंकित है। क्या सब प्रिपरेशन हो रहा है, क्या सब तैयारी करवा रही है, क्या सब फैसिलिटी शारदा क्लासेस दे रही है, ये भी आपको नीचे अंकित है। वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ मोबाइल नंबर होगा, सीधा वहाँ से व्हाट्सअप कर देना है या कॉल उठा के आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं या शारदा क्लासेस की किसी भी फैकल्टी से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हंसते गाते मुस्कुराते रहो। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।